हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम सेकंड पेपर की बात करेंगे, टॉपिक नंबर 7, जो कि आपका थर्ड यूनिट में है, भारतीय संविधान में निहित मूल्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आ रहा है ये, है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और जो संविधान में निहित मूल्य हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कई चीज़ें गलत भी दी गई हैं नोट्स में ऑप्शन, तो मैं उनको क्लियर करते चलूँगा। आपको कोई डाउट है या जल्दबाजी में अगर मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे मनोबल बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने का भी मन करता है। तो चलिए फिलहाल अब हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे, चलिए बढ़ते हैं अपने सिलेबस के नंबर 7 टॉपिक पर, भारतीय संविधान में निहित मूल्य, यूनिट 3 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी भी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? देखिए अंबेडकर जी का पूछा जा सकता है। इन्होंने संविधान के आर्टिकल 32 को केवल इसे ही संविधान की आत्मा कहा था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को नाम दिया था संविधान की आत्मा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पूरी लाइन है कि प्रस्तावना भी आत्मा है ना, संविधान का सबसे कीमती हिस्सा भी है, यह दिया था ठाकुरदास भार्गव। अब कहने को तो मैं सीधे बता दूं कि आंसर डी है ना, लेकिन अब इससे क्लियर होगा कि अंबेडकर जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा, इनके मतलब जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछी जा सकती है ना। तो एक से हमने 3 क्वेश्चन आपको डिफाइन करे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अनुच्छेद 22 के अधीन, पहली बात इसका थोड़ा पैटर्न समझ लीजिए। आपको भारतीय संविधान, जो कि हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, कितने हैं? 6 हैं, 7 थे लेकिन एक को हटा दिया गया। कब हटाया गया अभी हम बाद में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए 6 मौलिक अधिकार हैं और जो संविधान का भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों की बात करता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कौन से हैं? 14 से लेकर 32 तक। इसमें से सारे जो है इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये 6 मौलिक अधिकारों से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफ़ी क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। तो ये पहला होता है 14 से 18। एक कंसेप्ट समझ लीजिए, 14 से 18 अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप वीडियो को स्किप वहाँ कर सकते हैं, आपको अपना टाइम सेव रखना है। ठीक है, तो 14 से 18 समानता का अधिकार, इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, और 19 से जो 22 है, ठीक है, ये स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की बात करता है। और फिर 23 और 24 ये किसकी बात करते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और फिर 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार है, और उसके बाद 29-30 आपका शिक्षा से अधिकार संबंधित है, और 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था केवल, और 31 की बात हो रही है, वो 31 को हटा दिया गया था जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। और जो संविधान 32 है अनुच्छेद, वो संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, तो इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा का दर्जा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रस्तावना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 के अधीन किसी व्यक्ति को उसके अपराध के व बंदी बनाने के बिना कारणों के बताए जेल में नहीं रखा जा सकता। मतलब आपको अगर पुलिस ले जा रही है किसी वजह से गिरफ्तार करके, तो उसको उसका कारण बताना होगा, और जेल में क्यों रख रही है अगर आपको, तो 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना होगा? न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 22 कहता है। 19 से 22 मैंने बताया था स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में स्वतंत्रता का हनन हो रहा है इसका मतलब, इसलिए तो इसमें पूछा क्या गया है, क्वेश्चन घुमा सकता है, आंसर में आपको ऐसे दे सकता था कि कौन सा वो अनुच्छेद है। फिलहाल यहाँ पर समय पूछा गया है, तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायाधीश के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? तो किस अधिकार को स्वीकार किया? स्वतंत्रता के अधिकार को अभी हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उन 6 स्वतंत्रताओं में सम्मिलित नहीं है? फिलहाल आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, ये काफ़ी डीपली क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछने के चांसेस नहीं है 1%। ठीक है, और इससे पहले बता दिया जो हमने स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अब 19 है स्वतंत्रता का, लेकिन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन बनेगा आपके लेवल के हिसाब से।
ठीक है, हो सकता है कई लोगों को इसके बारे में पता हो कि ये डीप क्वेश्चन है। फिलहाल जो मेरा कर्तव्य मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी है ना। तो इसको बस थोड़ा सा जान लेना है। यहाँ पर सी वाला करेक्ट है, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना, ये कोई स्वतंत्रता संविधान के अनुसार नहीं मिलती है। फिलहाल इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इजीली ये फाइंड कर पाते हैं, अगर आपके मन में थोड़ी भी मानवीय चीज़ें हैं ना तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? स्त्रियों के क्रय विक्रय, तो ये एक होता है एक शोषण करना, ठीक है, बच्चों को या बच्चों का व्यापार करना, उसे बेच देना, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? ये होता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, आपका शोषण किया जा रहा है इसका मतलब। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना। किन अनुच्छेदों में उल्लिखित है ये चीज? तो किसमें? अनुच्छेद 25 से 28 में, ठीक है, जो हमने अभी बताया था ना कि इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद के बीच आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, मतलब आप कोई भी धर्म में अपनी विश्वास रखता है तो उसको मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने और उसे विधिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 31 के अतिरिक्त कौन सा अनुच्छेद संविधान में से समाप्त किया गया और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। पहले सीधी बात, अनुच्छेद 21 में संपत्ति का अधिकार था, फिर क्या किस संविधान द्वारा संशोधन द्वारा हटाया गया? जो 44 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1978 में, उसके द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार से हटा के किसमें? विधिक अधिकार में कर दिया गया। लेकिन कह रहा है इसके अलावा अब इसको हटाने के बाद कौन सा अनुच्छेद और समाप्त किया गया और नया एक जोड़ा गया? तो इसके साथ एक संविधान हटाया गया था, ए वाला 19 का चा वाला पार्ट हटाया गया था और एक संविधान जोड़ा गया था, कौन सा? 300 का पार्ट जोड़ा गया था। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इजी नोट्स में इसका ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है, उसमें बी वाला दिया गया है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में व्यवस्थित है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो 14 से 18। अब ये वाला क्वेश्चन क्या था? काफ़ी डीपली था, ठीक है, तो इसको अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो समता का अधिकार 14 से 18। 9 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए हमने शुरुआत में ही बता दिया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 51 का काफ़ी वर्णित मतलब चर्चित रहता है ना, तो किस में इसमें क्या वर्णित है? मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार तो नहीं है, इसको बारे में हम बता ही चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, जो पहले 10 जोड़े गए थे, बाद में 11वां जोड़ा गया था, है ना, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें। तो मूल कर्तव्य यहाँ पर 51 का में इनको वर्णित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, संविधान के 42वां संशोधन। देखिए 42 संशोधन और 44वां संशोधन, ये संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर संशोधन से बनेगा तो यही से बनेगा, बाकी और कहीं से मुश्किल शायद बन पाए। फिलहाल ये डीपली क्वेश्चन रहेंगे आपके अनुसार, हमें मूल्यों को देखना है। तो 42वां मतलब मूल्य क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, यही तो आपके अंदर मूल्यों का विकास करते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976, प्रथम बार संविधान में नागरिकों को विषय में निर्दिष्ट किया गया था। तो पहली बार जो है इसमें क्या निर्दिष्ट किया गया था? मौलिक अधिकारों को, संगठन को या मूल कर्तव्य कर देने के लिए। तो इसमें क्या किया गया था? मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था, जैसे हमने अभी आपको बता भी दिया था। नेक्स्ट है, संविधान के 1978 में पारित 44 संशोधन के अंतर्गत कौन सा अधिकार अब एक मूल अधिकार न रहकर केवल एक संवैधानिक अधिकार बन गया? तो कौन सा जो संपत्ति का अधिकार था वो अब मूल अधिकार न रहकर संवैधानिक अधिकार बन गया है, हमने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। तो अगर आपको सही लग रहा हो एक्सप्लेनेशन का तरीका तो जो कमेंट बॉक्स में इसे लिख सकते हैं कि एग्री कर सकते हैं, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो आप लोगों से जुड़े हैं बीएड वाले, है ना, उनको भी हेल्प मिल सके, फिलहाल मैं यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13। राज्य राष्ट्र के हित में किस अनुच्छेद के अंतराल बलात्, मानव श्रम व बेकारी को आप पर थोप सकता है? तो आप पर किस अनुच्छेद के अनुसार वो थोप सकता है? अनुच्छेद 23, मतलब किस अनुच्छेद के अंतराल बलात्, मानव श्रम व बेकारी को
है ना, तो ये शोषण करना होगा इसमें राष्ट्र के हित में। नेक्स्ट है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था। जो अनिवार्य शिक्षा थी उसमें उसको किसमें प्रावधान दिया गया था, तो अनुच्छेद जो आपका 45 है इसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, ऊपर स्लाइड करेंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उसके कल्याण के लिए अधिकार किसमें वर्णित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, अनुच्छेद 46। संविधान उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते, संविधान उपचार के अंतर्गत, ठीक है, तो किसके जारी नहीं किया जाता है, निषेधता, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध या परमादेश, तो इसमें जो है ये निषेधता जो है ये जारी वो नहीं करता है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, स्पीड के साथ, आपकी मैराथन जो लंबी है यहाँ पर ना। 17 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संबंधी विवाद। यहाँ पर थोड़ा सा पेज डल है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना, फिलहाल समझ में आ रहा है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा पहुंचा व निर्मित हुआ है, तो कौन सा, गोकुलनाथ के, शंकरी प्रसाद के, सज्जन सिंह के, से सभी, तो यहाँ पर सभी, देखिए नाम पर, लोगों के नाम पर केस का नाम पड़ता था ना, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार में परिवर्तन के बारे में कई सारे विवाद होते थे, तो उच्चतम न्यायालय में इनमें से ये सारे लोग पहुँचते थे, ठीक है, तो इनके नाम पर केस रख दिया जाता था, तो ये सारे केस इसी से संबंधित है। संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया संशोधन संबंधी, मतलब जो संविधान में आए दिन संशोधन होते रहते हैं, जो 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 368 जो है इसी के द्वारा किए जाते हैं संविधान में संशोधन। और ये अगर पूछे भारत के किस विश्व के किस राष्ट्र से लिया गया था, तो यहाँ पर बात करेंगे हम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र से लिया गया था। अब मौलिक अधिकारों की बात पूछी जा सकती है, किस राष्ट्र से लिया गया है भारत में जो मौलिक अधिकार हैं, तो वो यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा किस अध्याय में और कितने मौलिक कर्तव्य नागरिकों के सम्मिलित किए गए हैं, तो कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए हैं, चतुर्थ अध्याय में और 10 कर्तव्य। जो देखिए यहाँ पर 1976 वाले की बात हो रही है, संशोधन जो हुआ था, तो चौथा अध्याय था, है ना, जो 36 से 51 तक है, आर्टिकल 36 to 51, और उसके बाद में जब बाद में जोड़ा गया तो 51 का ये 51 है, 51 का के नाम से जोड़ा गया, और उसमें ही 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन एक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, हमने बता रखा है ऑलरेडी। चलिए बढ़ेंगे आगे। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया था, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया था, 1976 में रखा गया था। एक क्वेश्चन छूट गया है, देख लेंगे। किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो कौन सा, 44वां संशोधन 1978 था। चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये टॉपिक आपका सुपर टेट में भी है, ठीक है, चाहे आप यूपी टेट दें या सुपर टेट, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान की धारा 30 का संबंध किससे है, तो धारा 30 का जो संबंध है वो यहाँ पर बताना है, तो किससे है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए, फिलहाल शिक्षा का अधिकार की बात करता है ना। नेक्स्ट करेंगे 23 क्वेश्चन। संविधान की धारा 45 ये हमने बता दिया, अनिवार्य और निःशुल्क सार्वभौम शिक्षा से संबंधित। भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध किससे है, तो धारा मतलब आर्टिकल जो है 25 किससे संबंधित है, ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। अब धर्म से तो कई सारे ऑप्शन दिए हैं, धार्मिक परिवर्तन से तो नहीं होगा, ये तो संविधान के खिलाफ होगा, और धार्मिक शिक्षा के निषेध नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म की शिक्षा मतलब अपने अनुसार लोग दे सकते हैं, तो धर्म की शिक्षा से ये बिल्कुल नहीं, यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता से होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, है ना, और यहाँ पर देखिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा कब गया था, ये बात हो रही है, क्योंकि मूल जो प्रस्तावना है ना उसको जब आप पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ना, आगे उसको पढ़िएगा तो उसमें आपको दिखेगा जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है ना उसमें लिखी होती है प्रस्तावना, सबसे पहला पेज ओपन करेंगे और उसमें जो डार्क कलर से लिखा गया है वो 3 शब्द लिखे गए हैं ऊपर, उनको आप देख लीजिएगा। तीनों शब्द पूछे जाते हैं और ये कब जोड़े गए थे, फिलहाल हमारा
क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। और ऐसा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जो तीनों दे देंगे ऑप्शन में, ए बी करके सी करके, और चौथा ऑप्शन एक ऐसा दे देंगे, कहेंगे कौन सा नहीं जोड़ा गया था, है ना, तो उससे बनाया जा सकता है क्वेश्चन यहाँ पर। तो 25 नंबर में यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 1976 डी होगा। ठीक है, इसमें शायद गलत दिया गया था, आंसर शीट में ये दिया था, हमने पढ़ा था तो देखा था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 26 नंबर, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? तो धर्मनिरपेक्षता से कौन सा संबंधित है? 25, 26, 27, 28, तो ये चारों अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है। डी वाला विकल्प करेक्ट है। धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कौन से कारक हैं जो धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करते हैं ना? तो यहाँ पर यातायात और संचार धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित, भाई यातायात के संचार के साधन से लोग एक दूसरे से जगह आ जा सकते हैं, मतलब कोई मतलब उनका धार्मिक भेदभाव नहीं होता है ना, ये सब चीज़ें। पश्चिमीकरण भी है और औद्योगिकरण भी। करेक्ट विकल्प आंसर नंबर डी बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्पीड अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, है ना। फिलहाल अगले वीडियो में ये हो पाएगा, अभी तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिलहाल 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 28 नंबर है, निम्न में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो जनतंत्र का सिद्धांत समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, लेकिन सेवा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, देखिए अब समाजवादी आ गया है ना, समाजवादी शब्द को, इसको भी जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता समाप्त करने का कानून कब बना? पहली बात तो ये आर्टिकल कौन से में है? 17 में है। ठीक है, ये समानता के खिलाफ है अगर आप अस्पृश्यता छुआछूत मानते हैं तो, है ना। गांव में देखा होगा, ये बहुत आजकल भी प्रचलित है कि अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये किस में आर्टिकल पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर जो है आर्टिकल है, उसमें इसका विवरण दिया गया है। और फिलहाल ये कब बना था? तो 1900, कानून की बात हो रही है तो 1955 में। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? तो सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व है अवसर की समानता, इसमें मतलब सामाजिक न्याय माना जाता है। नेक्स्ट है, न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है। तो यह किसने कहा था? ये बारकर ने कहा था। कानूनी न्याय से क्या तात्पर्य है? तो कानूनी न्याय क्या होता है? अगर डिस्क्रिप्टिव आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर कानूनी न्याय क्या है? सभी को कानून की दृष्टि से समान समझा जाए और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, सामाजिक न्याय से पृथक व उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय से अलग है और उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर आर्थिक न्याय ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, जस्टिस शब्द किस शब्द से बना है? तो जस्टिस शब्द जो है वो किस शब्द से बना है? जस से बना है, जस्टिस शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 36 नंबर, न्याय की सामान्य अवधारणा ने सर्जना की। तो जो न्याय की सामान्य अवधारणा है उसने किसकी सर्जना की थी? न्यायपूर्ण कानून की और तात्विक न्याय की। दोनों विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। न्याय की अवधारणा विकसित हुई, तो न्याय की जो अवधारणा वो विकसित हुई थी सामान्य न्याय के रूप में, प्रतिक्रियात्मक न्याय के रूप में, इसमें भी दोनों सही हैं। न्याय अनिवार्य रूप से है, न्याय क्या है? अनिवार्य रूप से एक अनिवार्य कानूनी अवधारणा है, एक नैतिक अवधारणा है, या फिर सामाजिक अवधारणा, या उक्त मतलब क्या है? यहाँ पर उक्त सभी होना चाहिए। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन बनेगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, न्याय है क्या है? न्याय एक सामान्य गुण है या फिर इनमें से एक सभी प्रक्रिया, सक्रिय प्रक्रिया है, तत्व केंद्रित अवस्था है, सभी? तो सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रक्रियात्मक न्याय को क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक न्याय को क्या कहते हैं? कानून की उचित प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक न्याय कहा जाता है। जो कानून की उचित प्रक्रिया हमें मिलेगी ना, वो चीज़। लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लिबरल शब्द से हुई है। स्वतंत्रता का निम्न में से कौन तत्व है? स्वतंत्रता का तत्व है स्वावलंबन, उदारता, अयोग्यता, अनुशासन। तो यहाँ पर स्वावलंबन जो है ये इसका तत्व है। नेक्स्ट है, कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं। जो कानून है स्वतंत्रता का विरोधी नहीं, यह कथन किसका? ये कांट का है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, स्वतंत्रता एक परस्पर पूरक हैं, स्वतंत्रता एवं अधिकार पूरक हैं,
यह स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व पूरक हैं, या स्वतंत्रता और न्याय या विकास। तो स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व क्या है, परस्पर पूरक हैं। स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवादी की क्या देन है, तो यहाँ पर उदारवादी की बात हो रही। उदारवाद आपके चैप्टर में है ना, तो उदारवाद स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की देन क्या है, ठीक है। तो उदारवाद की देन क्या है, संविधानवाद, कानून का शासन, स्वतंत्रता की घोषणा। तो ये सभी पॉजिटिव यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं ऑप्शन में अगर नहीं भी पता है तो ये चीज़ें पकड़े कि क्या चीज़ संविधान के अनुकूल है, क्या चीज़ समाज में सर्वमान्य है। तो अगर ये तीनों देखिए लग रहा है ना, तो सभी विकल्प यहाँ सही है। इसमें आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है। नेक्स्ट 46, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य है स्वराज्य की प्राप्ति या स्वराज्य। नेक्स्ट है सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिबंधों का होना, प्रतिबंधों का ना होना, अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों का होना करेक्ट विकल्प बनेगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, यहाँ काफ़ी लंबी परिभाषा है। स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा नहीं, न जेल में बंदी है और न दंड के भय से एक दास की भांति आतंकित है। चील की भांति उड़ान न भर सकने या व्हेल की भांति न तैर सकने को स्वतंत्रता का अभाव नहीं कहा जा सकता। देखिए यहाँ पर चील की भांति उड़ने मतलब वो ज़्यादा उड़ने की बात कर रहे हो, और व्हेल की भांति न तैर सकने को स्वतंत्रता का अभाव नहीं कहा जाता। मतलब अगर इसकी भांति आप उड़ान, क्या तभी कहा जाएगा कि आप स्वतंत्र हैं जब चील की भांति उड़ान भरें या फिर व्हेल जैसा तैरें, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो हेल्वेटियंस का यह धारणा स्वतंत्रता को क्या है, क्या मानती है, स्वतंत्रता को शक्ति संपन्न मानती है, आत्मनिर्धारण मानती है, या फिर ऐसे आतंकित एवं बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो व्यक्ति क्रिया में बाधा डालते हैं। तो ये यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। कानून और स्वतंत्रता मतलब है, एक कथन का भाव समझिए। अगर आप स्वतंत्र हैं, क्या आप कानून के बंधन से नहीं बंधे, बंधे तो हैं ही। तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो किसके द्वारा कहा गया, उदारवादियों के द्वारा कहा गया कि स्वतंत्रता और कानून क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब अगर कानून में बंधकर कोई स्वतंत्र नहीं रह सकता, उनके अकॉर्डिंग ये माना गया। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे नागरिक अधिकार माना गया है, तो नागरिक अधिकार किसे माना गया है, सार्वजनिक रोजगार का अधिकार नहीं है, भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब अपने मन की बात कह सकना, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, और अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 50 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हुआ है, आगे हमारा टॉपिक भी फिनिश होता है। चलिए अगले टॉपिक पर हम बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम विकास के मॉडल, जो मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान क्या हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। और इस टॉपिक में जो आपका मेन है मतलब मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें आप पढ़ेंगे ग्रास रूट मॉडल है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो प्रशासनिक प्रतिमान है, जमीनी प्रतिमान है ना, और डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। 3 आपके चैप्टर में है सिलेबस में, ठीक है। तो चलिए हम एक एक को करके देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक आध और एक्स्ट्रा भी दिए हैं, तो मेन हमें फोकस रखना है जो 3 है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है, जो पाठ्यक्रम विकास का प्रतिमान है सबसे अच्छा प्रतिमान कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन टेलर प्रतिमान होगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर नाम दिए गए हैं कई सारे, इन लोगों के अकॉर्डिंग टेलर है, ब्लूम है, और हिल्डा टाबा है, वाइसरन है, तो ये इनके नाम हैं, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल टेलर प्रतिमान जो अच्छा माना जाता है या विकास के लिए सबसे अच्छा है। मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनमें सबकी जो पाठ्यक्रम है ना, जो प्रतिमान है, मॉडल, भाई पहले तो मॉडल समझ लीजिए, प्रतिमान है क्या भाई। किसी चीज़ को जब हम प्रस्तुत, मान लीजिए एक सिंपल तरीके से समझिए, जब हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, या अगर किसी ने आपने पढ़ाया होगा किसी कभी ना, तो उसमें कई चीज़ें होती हैं मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं। मतलब रियल चीज़ को जब सामने नहीं ला पाते हैं तो हम लोग मॉडल यूज़ करते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। चाहे वो एरोप्लेन हो, फिलहाल एरोप्लेन बच्चे देखे होंगे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्लोब होता है ना, वो भी एक मॉडल है,
तो वो एक प्रतिमान है उस चीज़ को समझाने के लिए। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के मॉडल की बात हो रही है, ठीक है। सबका अलग अलग मॉडल है, उसको मतलब रियल चीज़ में ना दिखा के उसका एक मॉडल बनाया जाता है, और सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं। तो इनमें विशेषताओं को, इनके गुणों को आपको समझना होगा, और डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा ये चैप्टर आपको देखना होगा। और इससे पहले वाला चैप्टर फिलहाल हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। कुछ क्वेश्चन फिलहाल जो जितने थे उससे रिलेटेड जो हम बताते गए आपको, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्न में क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल है वो पकड़िए, जो शामिल नहीं होगा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। शिक्षा उद्देश्यों का प्रतिमान शामिल होता है, शिक्षा की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन होता है, बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन होता है, लेकिन पाठ्यक्रम का सुधार और विकास प्रणाली से करना इसमें नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन पर है, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया को और निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान है। देखिए किसी आदर्श अनुरूप व्यवहार को, आदर्श अनुरूप मतलब जो आइडियल हो, ठीक है, किसी आपका जो कोई आइडियल है उसके अनुरूप जो अगर आप व्यवहार क्रिया को ढालना चाहते हैं तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की ओर प्रक्रिया, उस क्रिया की ओर जब निर्देशित करने की जो प्रक्रिया है वो मॉडल है या प्रतिमान है, ठीक है। तो यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है, हेनरी सिसिल बेल्ड से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है। तो जो पाठ्यक्रम है उसमें किसे उद्देश्य को महत्व दिया जाता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए उसका, उसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, उसकी परिस्थिति, लेकिन व्यवहार को उसमें मान्यता नहीं है, महत्व नहीं है। 5 नंबर है, निम्न में से किसे मानववादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। तो मानववादी पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है, आदर्श प्रतिमान को मानववादी पाठ्यक्रम कहा जाता है, ठीक है। अब इसको, अब जैसे आपने पढ़ा आदर्श प्रतिमान क्या है ना, तो इसमें मानवता वाली चीज़ें होती हैं मानववादी पाठ्यक्रम, तो यही होता है मानववादी आदर्श प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में कौन मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित है। मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित कौन सा है, उद्देश्य प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, परिस्थिति या व्यवहार प्रतिमान। तो इसमें कौन सा समाहित है, व्यवहार प्रतिमान। नेक्स्ट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किस प्रतिमान से हुआ। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का जो विकास हुआ है वो परिस्थिति प्रतिमान के अकॉर्डिंग हुआ है। नेक्स्ट है सरण पाठ्यक्रम। देखिए सरण के नाम से पढ़ा, इसका प्रतिपादन या इस प्रतिमान कब विकसित किया गया। यहाँ पर फिलहाल सीधे सन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपसे वैसे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे सन से रिलेटेड, हाँ इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप सारी चीज़ें समझ लो। तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अदा, प्रक्रिया, प्रदा। देखिए कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग, तो ये वही चीज़ होती है, मतलब समझने के लिए हम बता रहे हैं। अदा, प्रक्रिया, प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं, मतलब किसके मॉडल में ये चीज़ें डिस्क्राइब करी गई हैं। तो किसमें, सरण के मॉडल में डिस्क्राइब करी गई हैं। निम्न में कौन सा प्रतिमान अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है। अध्यापकों को कौन पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है, कौन सा प्रतिमान। तो जो जमीनी है प्रतिमान, ये जो है अध्यापकों को मुख्य आधार मानता है, जमीनी प्रतिमान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जमीनी प्रतिमान का गुण क्या नहीं है। तो जो है उनको पकड़िए। व्यापक प्रतिमान बहुत व्यापक है, सही बात है। बाल केंद्रित प्रतिमान भी है और विशेष समस्याओं का प्रतिमान भी है, लेकिन अंतर वस्तु का चयन इसमें नहीं है, ये गुण इसका नहीं है, ठीक है। तो हिल्डा टाबा है, ठीक है। हिल्डा टाबा के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों में कौन समाहित नहीं है। तो इनके प्रतिमानों में जो समाहित नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर उद्देश्यों का निर्धारण है और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए प्रमाण भी हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण भी हैं, लेकिन निर्देशन देना इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है। तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो मॉडल है वो सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा अधिकांशतः किस पाठ्यक्रम प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है। किस पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है उच्च शिक्षण संस्थानों में, प्रशासनिक प्रतिमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इनमें से किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, है ना, किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है, सरण प्रतिमान में।
नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए इनकी विशेषताएं पढ़ लीजिए। जो मेन 4-5 लाइन है वो डिस्क्रिप्टिव में पढ़ लीजिए, उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज़ हम बता रहे हैं, क्योंकि ये मॉडल हैं और इनसे 2-3 क्वेश्चन तो आए नहीं आने हैं। प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान हैं? तो जो प्रदर्शन प्रतिमान है, फिलहाल जो आपके सिलेबस में उसमें से हमने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए हैं ना। तो प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान हैं? तो प्रदर्शन प्रतिमान में सोपानों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 प्रतिमान समाहित हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है? जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता मतलब इसकी विशेषता क्या नहीं है? तो फिलहाल ये बाल केंद्रित है, लोकतंत्रात्मक भी है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाने वाली भी है, लेकिन प्रसिद्ध होना इसका जो है विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है? मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व हिल्डा टाबा प्रतिमान में है। सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान, अब ये क्वेश्चन हो पूछा मतलब सबसे पहले कौन सा आया ना, तो सबसे पुराना कौन सा है? जमीनी प्रतिमान, इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा पाठ्यक्रम के जमीनी प्रतिमान का अवगुण है? मतलब जमीनी प्रतिमान का अवगुण कौन सा है वो बताना है। तो लंबी प्रक्रिया पर फिलहाल ये आधारित है, इस वजह से ये इसका अवगुण है, बाकी सारे गुण हैं इसके, ठीक है। बाल केंद्रित, जैसे जमीनी प्रतिमान में देखिए बाल केंद्रित बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में क्या समाहित नहीं है? तो क्या चीज़ समाहित नहीं है? योजना बनाना, प्रशासन करना, निर्देशन देना या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। तो ये चीज़ सोपानों में समाहित नहीं है, जो प्रशासनिक प्रतिमान है, ठीक है, उसमें लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा गया है। बाकी योजना बनाना है, प्रशासन करना भी है, निर्देश देना भी है। अब वो ऑलरेडी प्रशासनिक है तो उसमें कहाँ लोकतंत्र को जगह मिलेगी। नेक्स्ट 22, किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न से उच्च स्तर की ओर? अभी हमने बताया भी था आपको, कौन सा प्रतिमान है? जमीनी प्रतिमान। कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान? अब ये थोड़ा जल्दी बता रहे हैं ना, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो फिलहाल थोड़ा सा मतलब आप धीरे से समझते रहिए, है ना, ये चीज़ें बता रहे हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है? प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक पर जो है नियंत्रण रखने वाला प्रतिमान कौन सा होता है? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, प्रशासनिक प्रतिमान, वो है। सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान में क्या शामिल नहीं है? तो क्या चीज़ें शामिल हैं आपने पढ़ी हैं, तो क्या नहीं है वो पकड़ लेंगे। कौन सा नहीं है? फिलहाल यहाँ देखिए बाल केंद्रित जो पाठ्यक्रम है वो किसमें? जमीनी प्रतिमान में है, बाकी सारे इसके शामिल हैं सरल प्रतिमान में। भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन और उद्देश्यों की पहचान और संसाधनों का विकास भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर टॉपिक हमारा फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है 9, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, है ना। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर ये, और इससे कहीं ना कहीं काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आपकी यूनिट जो है वो 4 यूनिट स्टार्ट होने जा रही है, 4th यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई हैं, 4th यूनिट है, टॉपिक नंबर 9 है बुक्स के अकॉर्डिंग। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये लंबी क्लास आपको कहीं नहीं इतनी मिलने वाली है, इतने डिस्क्रिप्टिव टाइप में और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने में, है ना। और टेलीग्राम पर आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन सीधे कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम है नहीं तो पहले आपको डाउनलोड करना भी पड़ेगा। तो चलिए टॉपिक नंबर 9 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? ज्ञान को अगर व्यवस्थित प्रयोग करना है आपको, तो वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा आप ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्रयोग कर सकते हैं? तो वो क्या है? तकनीकी, टेक्निक है, कहेंगे ना ये टेक्निक मुझे आती है ना, तो वो चीज़ है। फिर एक किसका कथन है? तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है, तो ये किसका कथन है? ब्लूमर जैकोटा का। फिर किसका कथन है? यहाँ पे जो कथन रहेंगे थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है, मतलब साइंस में आर्ट का प्रयोग है तकनीकी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ओफेम का बनेगा, ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जो प्रयोग किसने किया था? ब्रायन मोर ने किया था। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण
मशीन के रूप में सबसे पहले, शिक्षण मशीन के रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? सिडनी एवं प्रेसे ने। भारत में अब इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो ये चीज़ हम ऐसे बताते चलेंगे। अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो कब हुई थी? 1966 में इलाहाबाद में। मानव सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग, मानव सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। यह भी कथन पूछा गया है, तो इसमें कुछ समझाना नहीं। रॉबर्ट ए कॉक्स का है। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है। जो हम ज्ञान का व्यवहार करते हैं उसमें विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है। किसकी परिभाषा है? यह है बूटर की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविज ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो कौन से वो 3 प्रकार हैं डेविज ने बताए हैं शैक्षिक तकनीकी के? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या प्रणाली, या सभी? तो फिलहाल इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो उपयुक्त तो सभी आंसर है यहाँ पर। जो शैक्षिक तकनीकी है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली, मतलब जिसे कठोर उपागम, मृदुल उपागम भी कहते हैं ना। नेक्स्ट है, सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को क्या कहा है? तो सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को क्या कहा है? निरपेक्ष तकनीकी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, शिक्षण तकनीकी में शामिल होते हैं क्या क्या शिक्षण? भाई तकनीकी कब हो सकती है? शिक्षण तकनीक मतलब अब यहाँ पर आप मोबाइल के द्वारा पढ़ें, कंप्यूटर के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, ये सब आता है शिक्षक तकनीकी में। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? पाठ्यवस्तु शामिल होती है, या फिर संप्रेषण, या फिर ए बी दोनों, या फिर ज्ञान? तो फिलहाल इसमें जो शिक्षण तकनीकी में भाई पाठ्यवस्तु होगी तभी पढ़ाया जाएगा, और संप्रेषण का माध्यम भी तो होना चाहिए कम्युनिकेट करने का, तभी तो शैक्षिक तकनीकी हो पाएगी, शैक्षिक हो पाएगा, शिक्षण हो पाएगा तकनीक के द्वारा। तो यहाँ पर फिलहाल ए और बी दोनों करेक्ट विकल्प बनेंगे। 12 में बी दिया गया है, फिलहाल वो 11 में जो है ऑप्शन में आपका ए दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये दोनों करेक्ट दिखा रहा है, फिलहाल यहाँ दोनों होने भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को क्या कहा है? तो सॉफ्टवेयर को अभी देखिए ऊपर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को क्या कहा था? निरपेक्ष तकनीकी कहा था, है ना। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को क्या कहा होगा? प्रक्रिया तकनीकी। ठीक है, नेक्स्ट है, डेविस के अनुसार शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु में शामिल है, जो शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु है उसमें क्या शामिल होना चाहिए डेविस के अनुसार? तो फिलहाल देखिए यहाँ पर अनुसार के अनुसार, इनके अनुसार क्या हुआ, उनके अनुसार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, एक आध पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि टाइम कम है, आप भूल जाएंगे। आपको मेन चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो डेविस के अनुसार शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु में क्या शामिल है? व्यवस्था भी है, नियोजन भी है, अग्रसारण और सभी। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर सभी बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है। अनुदेशन तकनीकी का क्या अर्थ है? सूचना को प्रभावशाली बनाना, ये तो है ही। सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये छात्रों को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करना। तो अनुदेशन जो तकनीकी है वो सूचना को प्रभावशाली बनाना होता है। अब देखिए इसमें ये भी सही हो सकता है, ये भी, लेकिन ये दोनों विकल्प उसी में देखिए ध्यान से समझिए समाहित हैं, तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर ये वाला बनेगा। मतलब ये दोनों चीज़ें उसी में आ जाते हैं। प्रभावशाली बनाने का मतलब जब सहायक सामग्री प्रयोग की जाएगी तभी तो प्रभावशाली बनेगा, है ना। तो इसमें सारी चीज़ समाहित है, तो करेक्ट विकल्प ए बनेगा। अनुदेशन तकनीकी में क्या होता है? जो अनुदेशन तकनीकी होती है उसमें क्या होता है? ज्ञानात्मक विकास होता है, व्यावहारिक विकास, समझ या उपसभी? तो इसमें जो है ज्ञानात्मक विकास फिलहाल होता है अनुदेशन तकनीकी में। व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित है? तो व्यवहार जो तकनीकी है वो स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सारे सिद्धांत आपने पढ़े होंगे मुझे आशा है, और समझ भी रहे होंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर, पावलोव, है ना। नेक्स्ट है अनुदेशन प्रारूप में शामिल है। तो अनुदेशन के प्रारूप में क्या शामिल है? संप्रेषण नियंत्रण, प्रणाली उपागम, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, यह सभी। तो यहाँ सभी सही विकल्प बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 18 नंबर, प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक हैं। जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान है उसके समर्थक कौन है? ग्लेसरे और गैने हैं। संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता कौन है? जो संप्रेषण प्रारूप है ना, इसके जन्मदाता कौन है या जनक कौन है? क्रो और क्रो हैं। कैनीथ तथा एनलिन का संबंध किससे है? कैनीथ और एनलिन
तो यहाँ पर प्रणाली विश्लेषण से है। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में अदा, जिसे इनपुट हमने बताया था, प्रक्रिया प्रोसेस, आउटपुट में किसने बांटा है ना। तो जो शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र है, अदा, प्रक्रिया और जो आउटपुट है मतलब प्रदा, अदा प्रदा प्रक्रिया, किसने इनको बांटा है, डिवाइड किया है। तो यहाँ पर वाक्सी सामामाटो इन्होंने डिवाइड किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉरिसन कक्षा समानार्थी है। मॉरिसन कक्षा जो है वो किसके समानार्थी है? राजतंत्रीय शिक्षा से प्रजातांत्रिक, तो यहाँ प्रजातांत्रिक सही विकल्प है। मॉरिसन की जो कक्षा है प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, लोकतंत्रात्मक जिसे कहते हैं। अब राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय दोनों अपोजिट हैं, तो ये वैसे भी नहीं होगा अगर ये सही है। प्रजातांत्रिक शिक्षण के समर्थक कौन थे? तो जो प्रजातांत्रिक शिक्षण के समर्थक थे वो कौन थे? गेज थे। नेक्स्ट है हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक। हस्तक्षेप रहित मतलब उसमें शिक्षण में हस्तक्षेप ना करना, वो इसके समर्थक कौन थे? ब्रूवेकर थे। किसका कथन है? शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा तथा पथ प्रदर्शन। शिक्षण जो है सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रायबर्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, किस विद्वान का कथन है? शिक्षण शिक्षक तथा बालक के विषय में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। जो शिक्षण क्या है? शिक्षक और बालक के विषय में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। ये किसका कथन है? ये पूछा गया है, तो ये किसका कथन है? रायबर्न का। शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सूत्र अगर आपके उसमें है तो शिक्षण सूत्र जो है ये क्या है? प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पेंसर ने इनके सूत्रों का। फिलहाल यहाँ पर कॉमेनियस, देखिए रूसोडवर्थ नहीं है, ये तो गलत है। और कॉमेनियस और स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पर दोनों शायद हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे और क्लियर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोनों है या कोई एक ही है। फिलहाल मुझे लग रहा है इनमें दोनों ने जो है शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 28 नंबर प्रश्न हमारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, है ना, ये वाले, तो इनको जो है काफ़ी अच्छे से पढ़िए। किसका अर्थ है? सीखना विकास है। अधिगम क्या है? सीखना एक विकास है। अब देखिए इसमें सीखना जो अधिगम है वो कोर्स में इस टॉपिक का वो पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि आईसीटी का चैप्टर है, वो भी तो सीखने से संबंधित है। ऐसा अक्सर होता है कि कुछ क्वेश्चन आपके देखिए आपस किसी और चैप्टर में होगा या किसी और सब्जेक्ट में होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट में आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे कि जो दूसरे पेपर में है और इसमें नहीं है, फिर भी इसमें आ जाएंगे। ऐसा होता है, आप खुद पेपर देख सकते हैं पिछले वर्षों के। तो सीखना विकास है, मतलब आप ही के चारों पेपर में से एक दूसरे से संबंधित हो रहेंगे और कहीं से नहीं आएंगे। तो सीखना विकास है, तो यह कथन किसका है? ये वुडवर्थ है। सीखना क्या है? एक विकास है। लर्निंग इज अ डेवलपमेंट। सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की, तो यहाँ पर अधिगम की परिभाषाएं दी गई हैं। सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य है, तो किसका है? स्किनर का। बोध में प्रत्यक्ष की समझ शामिल होती है। बोध में प्रत्यक्ष की समझ शामिल होती है। और बोध स्तर प्रतिमान किसने दिया था? तो किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, एक स्मृति स्तर है, एक बोध है और एक चिंतन है। ठीक है, तो स्मृति, बोध, चिंतन किसने दिए थे वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है 31, जब ज्ञान को व्यावहारिक प्रयोग के संदर्भ में शिक्षण किया जाता है, व्यावहारिक प्रयोग के संदर्भ में, तो उसको चिंतन स्तर का शिक्षण कहते हैं। इसका प्रतिमान किस विद्वान ने दिया था? तो किसने जो है चिंतन स्तर का दिया था? हंट ने। ठीक है, मॉरिस पी, इनका पूरा नाम है मॉरिस पी हंट। आपको कहीं मॉरिस भी मिल सकता है, मॉरिसन अलग है। ठीक है, इन्होंने बोध स्तर दिया था, मॉरिस पी हंट ने और चिंतन स्तर दिया था, है ना। और हर्बर्ट ने जो उनकी पंचपदी प्रणाली है ना वो दिया था, स्मृति स्तर। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 है, किसका कथन है? नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। जो नीतियाँ हैं शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं, ये डेविस का कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधि से तात्पर्य है, तो विधि से क्या तात्पर्य है?
तो छात्रों को प्रेरित करना है, छात्रों को अनुशासन में रखना, शिक्षा का उदाहरण देना, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुतिकरण का तरीका। तो विधि क्या है? पाठ्य वस्तु के जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है वो एक विधि है। नेक्स्ट 34 नंबर है, व्याख्यान, प्रदर्शन, निदेशन, अभिक्रमित, अधिगम आदि किस प्रकार के शिक्षण की विधियां हैं? तो किस प्रकार के शिक्षण की विधियां यहाँ पर प्रभुत्ववादी हैं? प्रश्नोत्तर, सामूहिक वाद विवाद, अन्वेषण, ऐतिहासिक खोज, दत्त कार्य, योजना आदि किस प्रकार की विधियां हैं? तो ये सब किस प्रकार के हैं? प्रजातांत्रिक। खोज करना, वाद विवाद करना, प्रश्नोत्तरी करना, ये सब प्रजातांत्रिक हैं। शिक्षण के चर हैं, तो शिक्षण के चर हमने पिछले पेपर में बताए थे, 3 चर होते हैं, एक शिक्षक होता है, एक छात्र होता है और एक पाठ्यक्रम होता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है शिक्षण के चर नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार करिएगा। नहीं है तो 3 ऑप्शन आपके करेक्ट मिलेंगे, एक आपका हो सकता है अलग कुछ दे दिया जाए, अध्यापक यहाँ पर आपको विद्यालय दिया जा सकता है, तो है ना, तो सतर्क रहिएगा, विद्यालय आपका करेक्ट विकल्प नहीं होगा। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 37 नंबर है, शिक्षण चरों के 3 कार्य हैं। तो 3 कार्य क्या हैं इनके चरों में? एक है निदान करना, तो निदान भाई किसके? अध्यापक द्वारा किया जाता है, उपचार भी किया जाता है और बाद में मूल्यांकन किया जाता है। तो तीनों करेक्ट विकल्प होंगे सही। फिर है निदान का संबंध है, निदान का संबंध किससे है? निदान कौन करता है? भाई शिक्षक करता है। नेक्स्ट है उपचार का अर्थ क्या है? उपचार का अर्थ है छात्र की कठिनाइयों को दूर करना। ये तो सही मिल गया, यहीं पर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए कठिनाइयों को दूर करना है ना कि शिक्षण में सुधार करना, ठीक है, ये भी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसकी परिभाषा है? फेमस है, क्रू एंड क्रो की है, ठीक है। ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। फिर है 41 नंबर प्रश्न, शिक्षण के स्तर होते हैं, ज्ञान स्तर होता है, बोध स्तर होता है, चिंतन, ये तीनों सभी होंगे, सही होंगे। शिक्षण के चर 3 हैं, पाठ्यक्रम, छात्र और शिक्षक, लेकिन अगर बात करें स्तर की तो ज्ञान, बोध और चिंतन स्तर। और इन स्तरों का प्रतिपादन किसने किया? हमने ऑलरेडी ऊपर बता रखा है, इनको भी याद, बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे, ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें आएगा जरूर कोई ना कोई। नेक्स्ट है 42 नंबर, स्मृति स्तर का संबंध केवल सूचनाओं को धारण करने से होता है। हाँ बिल्कुल है, जो स्मृति स्तर है केवल, देखिए जो स्मृति, बोध, चिंतन, स्मृति स्तर में जो प्राथमिक स्तर पर बच्चा ABCD सीखता है, क ख ग, स्पेलिंग, तो वो केवल स्मृति करने पर डिपेंड है, उसमें कोई तर्क या चिंतन करने की जरूरत नहीं होती, केवल रटना होता है, तो केवल उसमें सूचनाओं को धारण करता है। तो यह निम्न स्तरीय शिक्षण भी है। निम्न स्तर मतलब सबसे नीचे वाला, मतलब स्मृति, फिर बोध, फिर चिंतन। तो अगर आपसे उच्च पूछे तो चिंतन है, निम्न पूछे तो स्मृति है। तो इसमें क्या है? केवल सूचनाओं को धारण किया जाता है, या फिलहाल इसके प्रणेता कौन है ये बताना है। तो हर्बर्ट स्पेंसर हैं इसके प्रणेता। नेक्स्ट है ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता। जो ऐतिहासिक खोज विधि है, यहाँ शिक्षण की विधियों से क्वेश्चन बना दिया गया है ना। तो शिक्षण की विधियों से क्वेश्चन है 43 में, कौन सा? ये जो ऐतिहासिक विधि, इसके कौन है? ब्रूनर जन्मदाता हैं। और ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट है अन्वेषण विधि के, अन्वेषण मतलब खोज विधि, तो खोज विधि के जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है, जो हमने अभी बताया, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिलहाल इनमें से एक विधि में काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों 43 और 44 क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन पर। अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। जो अभिक्रमित अधिगम है वो शिक्षण की कला और विज्ञान है। तो यह कथन किसका है बताना है। तो यह कथन किसका है? अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम की बात करें तो स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट है लघुपथ सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्काल प्रतियोगिता सिद्धांत, स्वगति सिद्धांत, छात्र परीक्षण सिद्धांत, यह किससे संबंधित सिद्धांत हैं? तो अभिक्रमित अनुदेशन से सिद्धांत संबंधित हैं। 47 नंबर है वह उद्दीपक जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया की होने की संभावना को बढ़ा देता है। मतलब वह उद्दीपक, जो सामने कोई आपके उद्दीपक है जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर, कोई अनुक्रिया आपने करी तब आपको उद्दीपक मिला और उस पर अनुक्रिया होने की संभावना को बढ़ा देता है ना। तो कौन है? पुनर्बलन है। पुनर्बलन मिलने पर अनुक्रिया करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे वो जानवर। 48 नंबर क्वेश्चन है टाइप टोकन रेशो
से मूल्यांकन किया जाता है ना। तो टाइप टोकन रेशो से किसका मूल्यांकन किया जाता है यहाँ पर, अनुदेशन कार्यक्रमों का। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया। आधुनिक स्वरूप को विकसित किया गया है 5 भागों में। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किसने किया था। तो अभिक्रमित अनुदेशन की बात आएगी वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सुसल मार्कल या फिर स्किनर। तो अभिक्रमित अनुदेशन का स्वरूप शायद स्किनर ने दिया था, या इसमें थोड़ा दोनों में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। किसने दिया था, किसने विकसित किया था। फिलहाल दिया स्किनर ने, है ना, लेकिन हो सकता है विकसित इन्होंने किया हो। तो इसमें ऑप्शन में फिलहाल सी दिया है, इसलिए इसको कंफर्म करिएगा आप लोग ज़रूर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकास किया। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया है, यहाँ पर स्किनर ने। देखिए हमें अभिक्रमित की बात है, स्किनर आया। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास, वो रेखीय मतलब एक रेखा में अधिगम है ना, और ये शाखीय मतलब ऐसे ऐसे शाखाओं में बट जाना। तो यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे इसके क्राउडर हैं। नेक्स्ट है निदान और उपचार किस अभिक्रम की विशेषता है। निदान और उपचार जो है किस अभिक्रम की विशेषता है ना, रेखीय है या शाखीय है। तो यहाँ पर ये शाखीय है। गृह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ होते हैं, गृह पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ होते हैं, शाखीय अभिक्रम। नेक्स्ट है मैथेटिक्स शब्द का अर्थ है, मैथेटिक्स शब्द का अर्थ है सीखना। यहाँ पर सीखना होगा, प्रदर्शन तो नहीं होगा, अनुशासन या शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि हो सकता है, इन दोनों में थोड़ा सा ऑप्शन डाउट है, इसको हम क्लियर करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मैथेटिक्स के तत्व हैं, तो यहाँ पर 56 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है प्रदर्शन करना, ठीक है। तत्व मैथेटिक्स में सीखने की दिशा होती है, जो मैथेटिक्स में सीखने की दिशा होती है वो कैसी होती है, कठिन से सरल की ओर होती है, सरल से कठिन। तो यहाँ पर ये होगा। रेखीय अभिक्रमित में नहीं होता, रेखीय अभिक्रमित में नहीं होता है, प्रस्तावना पद नहीं होता है, शिक्षण पद या अभ्यास या मूल्यांकन पद। तो यहाँ पर मूल्यांकन पद उसमें नहीं होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब तथा किसने किया। तो सूक्ष्म शिक्षण इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे चक्र से पूछे जा सकते हैं और किसने प्रारंभ किया है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया था किसने, कीथ एचिसन, एलन और बुश ने 1961 में। तीनों नाम हैं इससे संबंधित। अब पूछा जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत से संबंधित कौन नहीं है। तो 3 नाम ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, एलन, कीथ एचिसन और बुश, लेकिन एक अलग दिया जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है किसका कथन है, यह सूक्ष्म शिक्षण अधिगम का लघु रूप होता है, मतलब सीखने का छोटा सा रूप होता है सूक्ष्म शिक्षण, जिसमें कक्षा, समय तथा आकार कम होता है या छोटा होता है। तो किसका है, DW एलन का। नेक्स्ट है एक उपचारात्मक योजना है, यह एक उपचारात्मक योजना है जो छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाती है। तो यह सूक्ष्म शिक्षण ऐसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसने लिखी है, मतलब एक इसके नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, एलन और रॉयल ने, ठीक है। अब इससे संबंधित है एलन और रॉयल, तो इन्होंने लिखी है ये पुस्तक। चलिए अगला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास हेतु शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नए आयाम। मतलब पाठ्यक्रम के विकास के लिए जो शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में नए नए आयाम हैं, है ना, नए नए डायमेंशन है, वो चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। फिलहाल बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है। मतलब पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। इसका निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किससे संबंधित है। तो पाठ्यक्रम में से किससे संबंधित है, जो शून्य पाठ्यक्रम है उससे संबंधित है। पाठ्यक्रम की क्रियांत, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव बिना काम नहीं चलेगा, है ना। अब शून्य पाठ्यक्रम क्या है, मूल पाठ्यक्रम क्या है, प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम क्या है, अप्रत्यक्ष। अब इसको एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर।
पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी राजनीतियों के बारे में निम्न निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप में प्रासंगिकता है? तो कौन है? ज्ञान मीमांसा। पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक रूप से है, जो पाठ्यक्रम का विकास है वो एक अंतहीन प्रक्रिया है। ठीक है, इसके विकास इस रूप में है, अंतहीन प्रक्रिया। नेक्स्ट है, समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से किसमें गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है? गुणात्मक विकास की सतत खोज किसमें की जाती है? शिक्षा में की जाती है। एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? जो सार्थक पाठ्यक्रम है उसको किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके? असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके, है ना। इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी, तो किसे करनी होगी? पाठ्यक्रम को करनी होगी। मतलब हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो असमानता के विरुद्ध हो। इनमें से कौन सा स्तंभ पाठ्यक्रम के विकास हेतु नहीं है? मतलब पाठ्यक्रम के विकास के लिए यहाँ पर 3 स्तंभ हैं, लेकिन एक जो नहीं है वो चुनना है। प्रासंगिकता है, समानता है, उत्कृष्टता, लेकिन व्यावहारिकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय पहचान के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा को किस प्रकार की भूमिका एक साथ निभानी पड़ती है? किस प्रकार की भूमिका को एक साथ निभानी पड़ती है? परंपरा संरक्षण और गतिशीलता दोनों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन उन्मुखी प्रौद्योगिकी और देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के बीच क्या लाया जा सकता है? तो क्या लाया जा सकता है? सुंदर संश्लेषण और समन्वय दोनों को लाया जा सकता है सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के बीच, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक परंपरा। राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकती है, तो राष्ट्रीय एकता को कौन विकसित कर सकती है? शिक्षा ही विकसित कर सकती है। बिना शिक्षा के राष्ट्रीय एकता की जो हमारे मन में भावना है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कौन सी पाठ्यचर्या क्षेत्र भाषा, लिंग आदि से उत्पन्न मतभेदों को सहन करने की क्षमता का किसी भी समय उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकती? तो कौन सा है यहाँ पर? विद्यालयी जो है पाठ्यचर्या। ठीक है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में किस ज्ञान का समेकन होना चाहिए? तो किस ज्ञान का समेकन होना चाहिए? स्वदेशी ज्ञान का समेकन होना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न है, कौन स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियों, उसकी गहराई व प्रासंगिकता से अपरिचित है, जो इसे जान सके? तो कौन है? जो छात्र है जो स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियाँ और उसकी गहराई और प्रासंगिकता से अपरिचित है। जबकि स्वदेशी ज्ञान मतलब वो अपरिचित है, उसे हमें परिचित कराने की जरूरत है। किसे जरूरत है? शिक्षक को परिचित कराने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, पाठ्यक्रम के नए आयाम का तात्पर्य किसको सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करना है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही, बच्चों को ही तो दी जाएगी शिक्षा। पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में शैक्षिक व व्यावसायिक आयाम कौन सा? शैक्षिक और व्यावसायिक आयाम कौन सा है? मूल्य विकास हेतु शिक्षा देनी चाहिए, सही है, और जीवन कौशलों के लिए शिक्षा सही है, दोनों है मतलब सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसको भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है? मतलब भारतीय स्वदेशी प्रणाली में किसको ज़्यादा मान्यता मिली है? पाठ्यक्रम को ज़्यादा मान्यता मिली है। अब देखिए, विषय सूची आपने देखी होगी, है ना। तो विषय सूची बनी होती है अलग और पाठ्यक्रम चीज़ अलग होता है। किस क्षेत्र को आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है? आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है किस क्षेत्र को, है ना। तो यहाँ पर चिकित्सा या फिर मनोवैज्ञानिक या जैविक, मतलब किस क्षेत्र को जो है आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है? मनोवैज्ञानिक और जैविक जो है, इन दोनों में। नेक्स्ट है, किसके क्षेत्र में समांतर स्वदेशी पारस्परिक ज्ञान प्रणाली कहा जा सकता है? तो ज्ञान को जो है समांतर स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान की प्रणाली कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, आज नई सदी में किसको अनेक अपूर्व चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है? जो नई सदी है किसमें सामना करना पड़ रहा है? हमारे वही विदेश तो होगा नहीं, हमारे देश को होगा ना। देश में अब देखिए, छात्र प्राचार्य सब तो हमारे देश के अंदर आ ही जाएंगे, तो केवल छात्र तक नहीं सभी चीज़ों को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
किसका आज दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ रहा है? किस चीज़ का पड़ रहा है? निजीकरण का पड़ रहा है या भूमंडलीकरण का? दोनों का। तो दोनों का पड़ रहा है। कौन तीव्र गति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिणाम है? तो कौन जो है इसका परिणाम है? भूमंडलीकरण है या सरली या निजी या सभी? तो कह रहे हैं कौन तीव्र गति से होने वाले प्रौद्योगिकी परिवर्तन का परिणाम है? प्रौद्योगिकी परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है? भूमंडलीकरण हो रहा है। भाई सरली या निजी, तो यहाँ पर इनसे नहीं मतलब है, भूमंडलीकरण होगा। भूमंडलीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है। जो आवश्यक तत्व नहीं है वो कौन सा है? बाजारवादी अर्थशास्त्र है, तीव्र युक्त प्रौद्योगिकी तो है ही, नवाचार भी है, लेकिन धोखाधड़ी इसमें नहीं आता। भूमंडलीकरण किसका पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता? तो भूमंडलीकरण किसका पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता है? शिक्षा का कायाकल्प जो है भूमंडलीकरण नहीं कर सकता है, बाकी सबका कर सकता है। नेक्स्ट है, नई प्रौद्योगिकी में कौन एक मूलभूत चुनौती है? तो नई प्रौद्योगिकी में क्रांति एक मूलभूत चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हो गया, 26 की तरफ बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कर सकती है? विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कौन कर सकती है ना? तो विद्यालयों का जो नाटकीय रूपांतरण है वो नई प्रौद्योगिकी जो है वो हमारी कर सकती है। नेक्स्ट है, किस वर्ष विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना की गई? तो विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना किस वर्ष करी गई थी? 1988 में। देखिए हमने बताया था बहुत ज़्यादा वीडियो लंबे होने से हो सकता है मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, है ना, तो वो मतलब करप्टेड फाइल दिखा सकता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जब बनाया तो हुआ। इसलिए कल आपको छोटी सी वीडियो मिली थी, है ना, जो आज सुबह मिली आपको छोटी सी वीडियो मिली। फिलहाल इसमें मैंने 1 घंटे से ऊपर रखने का प्रयास किया है। चलिए टॉपिक देख लेते हैं, अगला कौन सा है? पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री की भूमिका। तो पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री की क्या भूमिका है? टॉपिक नंबर यहाँ पर 11 की बात करी जा रही है ना। तो इसमें जो आपका फिलहाल 4th यूनिट चल रहा है ना, तो इसमें सहयोग सामग्री की भूमिका क्या है ना, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं ना। 4th यूनिट आपकी अभी चल रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।